इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के आपके इंजन के कुछ क्वेश्चन का जो है डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। ये ध्यान रखो, आईएफएस का मतलब क्या है, यूपीएससी एग्जाम ऑर्गेनाइज करा रही है। तो आईएफएस में क्या आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, क्या होगा डिस्क्रिप्टिव पेपर। डिस्क्रिप्टिव में ये बहुत मैटर करता है कि आपको आता है या नहीं, ये मैटर नहीं करता, आप लिख कैसे पाते हो, हाउ इज योर आंसर राइटिंग, आपकी आंसर राइटिंग के स्किल कैसे हैं, ये बहुत मैटर करती है कि आप कैसे आंसर को अपने फ्रेम कर रहे हो। क्योंकि यूपीएससी की एक बहुत बड़ी बात है कि आपकी आंसर राइटिंग, जो आपकी आंसर कॉपी है, वो एग्जामिनर से बात करेगी, आप नहीं हो उस समय। जब एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है तो कौन है सर, जो आपकी आंसर राइटिंग कॉपी है। तो आप जितने भी उसको इनोवेट कर सकते हो, क्योंकि आंसर मान के चलो सबको आते हैं, लेकिन कौन कितनी जल्दी लिख सकता है, कितने इफेक्टिव वे में लिख सकता है, और कैसे कैसे इनोवेट तरीकों से लिख सकता है। इनोवेट तरीकों से मेरा मतलब क्या है कि आप वेन डायग्राम बना दो, वहीं पर क्वेश्चन में नहीं पूछा तब भी बनाओ, फ्लो चार्ट बना दो, टेबल बना दो, जितना मतलब ब्रीफ में लिखो बट इफेक्टिव लिखो, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो यूपीएससी में क्या है सर, आंसर राइटिंग में मेन में आपका आंसर राइटिंग स्किल है। स्किल के लिए हमेशा ध्यान रखो, जब आप भी आंसर राइटिंग लिख रहे हो तो तीन चीजों का हमेशा ध्यान रखो कि आपकी आंसर राइटिंग ही, आंसर राइटिंग जो है वो एग्जामिनर से बात करेगी, सिर्फ कोई और एग्जामिनर से बात नहीं करेगा। कौन बात करेगा सर, आपके आंसर राइटिंग स्किल, और कोई बात नहीं करेगा। दूसरा, जितने आप फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट हो गया, टेबल हो गया, वो बनाओ पेपर में, फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम सब। तीसरा, एक ही पेन से लिखो क्योंकि पेपर पूरा नहीं होगा, बहुत लेंथी पेपर होता है, एक ही पेन का यूज करो। जो कीवर्ड है उसको हाई क्या करा, अंडरलाइन कर दिया, कीवर्ड को आप अंडरलाइन कर दो, ये तो बहुत मेन है, कीवर्ड को आप अंडरलाइन करो। आज हम थोड़ा जो है डिस्कस करेंगे इंजन के कुछ क्वेश्चन की, मैंने एक समरी बनाई है, उसको हम वन बाय वन जो है डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखो, जब भी आपका यूपीएससी अगर है तो यूपीएससी की आंसर शीट ये होती है, ये यूपीएससी की मॉडल आंसर कॉपी है, ये यूपीएससी की मॉडल आंसर कॉपी है जो उन्हीं की साइट से ली गई है। तो ये क्या होता है, सपोज करो इसमें अगर A4 पेज है तो स्टार्टिंग में ऊपर तो क्वेश्चन होगा, तो 1 इंच का मार्जिन वो छोड़ दो, 1 इंच लेफ्ट में छोड़ दो, 1 इंच यहां छोड़ दो इस साइड, और 1 इंच यहां छोड़ दो, मतलब चारों ओर से 1 इंच काट के आप 1 इंच छोड़ दो। जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो इसी तरीके की कॉपी में प्रैक्टिस करो। अभी दो तरीके से हो सकता है, एक तो आप घर में बना लो, आपने घर में A4 पेपर लिए, चारों साइड से 1 इंच का मार्जिन को क्या कर दिया, कट, जो बीच का हिस्सा बच रहा है उसमें आपने प्रैक्टिस करी। आपने हर एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको 2 पेज में लिखने का ट्राई करो, क्योंकि जनरली वैसे उसमें स्पेस प्री डिफाइंड होता है, हर क्वेश्चन में आपका स्पेस पहले से होगा, लेकिन जनरली क्या होता है, 1-2 पेज का जो होता है स्पेस जो जनरली होता है। ठीक है, तो आप हर क्वेश्चन को 2 पेज में, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में यू विल फाइंड द स्पेस फॉर अ 2 पेज, आपको 2 पेज का स्पेस मिलेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। सो व्हाट यू कैन डू, आप हर एक क्वेश्चन को 2 पेज में क्या कर सकते हो, 2 पेज का मतलब क्या है कि आपको 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ देना चारों साइड से, जो बीच का हिस्सा बच रहा है। अगर मैं इसी में स्पेसिमेन बात करूं, क्या बच रहा है सर, जो बीच का हिस्सा बच रहा है आपका। ठीक है, जैसे अगर आपने ये 1 इंच यहां से छोड़ दिया, ये छोड़ दिया क्योंकि यहां पे तो क्वेश्चन आ गया, फिर 1 इंच ये छोड़ दिया, फिर यहां पे देखो स्पेसिमेन है, इसके नीचे नहीं लिख सकते, ये वाला है, और ये, मतलब इतने एरिया में आप लिखोगे, ये एरिया आपका मेन राइटिंग एरिया है। ये भी 1 ही इंच से थोड़ा ऊपर हो गया है, तो आप जनरली ये मोटा मोटा ये मान लो कि 1-1 इंच चारों साइड से छोड़ देना है। ये मॉडल आंसर कॉपी और बहुत मेन है। अब इसको 2 तरीके हैं, एक तो बाजार में आती है, आपको अमेजन पे यूपीएससी की मॉडल आंसर कॉपी मिल जाएगी, वो खरीद लो, थोड़ी महंगी होती है, या फिर घर में A4 पेज में चारों साइड से मार्जिन काट दिया। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो सीरियस भाई, ये तो ऐसा एग्जाम है कि मत पूछो, ये यूपीएससी है। अब आईएफएस में अंतर क्या है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस और दूसरी जॉब में एक ही अंतर है, एक ही अंतर है, पता क्या अंतर है, वो अंतर है या तो लाइन में लग के काम करवा लो या तुम्हारे लिए लाइन लगी हो। लाइन का ही फर्क है। किसका फर्क है सर, लाइन का। या तो लाइन में लग के काम करवा लो जो करते आ रहे हो, भाई अभी तक क्या होता था, कोई भी सर्टिफिकेट बनाना था, लाइन में लग गए, दफ्तर में लग गए, जिला अधिकारी के दफ्तर में लगे हुए हैं, कलेक्टर के दफ्तर में लगे हुए हैं, या
अपने लिए लाइन लगवा लो। वही फर्क है यूपीएससी में, और ज्यादा फर्क नहीं है। उसी के लिए मेहनत है और बहुत मेहनत, काम निचोड़ लेगा आपको, ये ध्यान रखो। अब देखो जैसे आईएफएस 2019 का एक क्वेश्चन है, उसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, मतलब अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की किसी ने बेसिक बुक भी पढ़ी है ना, तो उसको ये क्वेश्चन आता होगा। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड द इंपोर्टेंस ऑफ द थर्मोस्टेट वॉल्व इन द इंजन सिस्टम ऑफ एन आईसी इंजन। अब इसी को आप कैसे लिखोगे? द मेन क्वेश्चन इज हाउ यू आर फ्रेमिंग योर क्वेश्चन। आप क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर पा रहे हो ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे। अब इन्होंने पूछा क्या है? इंपोर्टेंस बताओ थर्मोस्टेट वॉल्व के। अब थर्मोस्टेट वॉल्व क्या होती है सर? कूलिंग सिस्टम में यूज होती है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है सर? ये टेम्परेचर सिग्नल पे एक्चुएट होती है और फ्लो को कंट्रोल करती है, द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो आपको थोड़ा ध्यान आ गया, अच्छा ये कूलिंग सिस्टम में है, कौन सी कूलिंग सिस्टम में? फोर्स फीड लिब्रिकेशन सिस्टम में है। फिर ये काम करती है, लेकिन उसको लिखोगे कैसे? कैसे पॉइंट को आपको लिखना है? सबसे पहले जब भी आपको क्वेश्चन दिखा, जैसे अगर मुझे कोई क्वेश्चन दिख रहा है, सबसे पहले देखो एग्जामिनर ने पूछा क्या है, क्योंकि आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है? बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, ठीक है। लाइक उसने पूछी है एक तो वर्किंग, ये कीवर्ड है आपका, ये बहुत ही बड़ा कीवर्ड है, ठीक है। एक तो ये हो गया वर्किंग, एक तो उसने वर्किंग पूछी है, एक उसने इंपॉर्टेंस पूछा है। जैसी क्वेश्चन दिखा, आज सबसे पहले ये अंडरलाइन कर दो, वर्किंग इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्मोस्टेट वॉल्व इन द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन आईसी इंजन। बहुत ही आसान है। अब आपको पता है आईसी इंजन थर्मोस्टेट वॉल्व है, सपोज करो। अब आप यहां पे अपने पॉइंट बनाना स्टार्ट करोगे। पहला पॉइंट सर, इट्स यूज इन द फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम, फोर्स फीड कूलिंग सिस्टम, ठीक है। दूसरा पॉइंट सर, ये टेम्परेचर सिग्नल से एक्चुएट होती है और फिर डायरेक्शन ऑफ फ्लो को कंट्रोल करती है। ऐसे कर करके आपके पास पॉइंट्स आएंगे, ठीक है। फिर आपने यहां पे एक डायग्राम बना दिया। क्या करा? यहां पे आपने एक डायग्राम बना दिया, ये। तो अब ये तो क्या हो गया, इसकी वर्किंग हो गई। फिर इंपोर्टेंस लिखो इसकी अलग से हेडिंग बनाकर, मैं इसको भी डिस्कस करूंगा, हमने भी इसका एक मॉडल आंसर बनाया है। फिर उसकी इंपोर्टेंस लिखे। इस तरीके से आप कैसे इनोवेट कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब अगर हमें इसी का सोल्यूशन देखूं तो ये बेसिकली एक आइडियल सोल्यूशन है। सो बेसिकली इट्स अ थर्मोस्टेट वॉल्व। अब देखो इसको हमने एज इट इज A4 पेज में ही लिखा है, लेकिन गलती क्या है इसमें, इन्होंने मार्जिन नहीं छोड़ा ऊपर नीचे से। मैंने इसलिए अभी ऐसे दिखाया है, आपको पता हो गलती क्या है इसमें। ऊपर का मार्जिन छूटना चाहिए था, नीचे का मार्जिन छूटना चाहिए था, लेफ्ट का छूटना चाहिए था, राइट का ही। ये A4 पेज है यहां से यहां तक। अब इन्होंने क्या करा है, यहां पे इन्होंने लिख दिया यूज्ड इन फोर्स सर्कुलेशन कूलिंग सिस्टम, सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट है। फिर इट कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, ठीक है। ये डायरेक्शन करता है फ्लो की, पता है आपको। मैं समझा नहीं रहा हूं कि थर्मोस्टेट वॉल्व कैसे काम करती है, तो सबको पता है। मैं बता रहा हूं आंसर फ्रेम कैसे करना है आपको, आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हो, ये बहुत मेन है। फिर नोन एज अ कंट्रोल वॉल्व, इसको कंट्रोल वॉल्व भी बोलते हैं। इट इज प्लेस बिटवीन द इंजन एंड दिस, ठीक है। फिर यहां पे अब आपको सबको पता है, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो वो सेंस करेगी, थर्मोस्टेट वॉल्व ओपन हो जाएगी, फ्लो को, आपको पता है ये थर्मोस्टेट वॉल्व यहां लगी होती है। जैसे इंजन का टेम्परेचर हाई होता है वो सेंस करती है, वॉल्व ओपन हो जाती है और फ्लो जो है, कूलेंट जो है फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, राइट। यही इसकी बेसिकली वर्किंग होती है। अब ये इसको क्या आप थ्योरी में लिखोगे या आप एक टेबल बना के लिख सकते हो कि सर टेम्परेचर हाई हुआ, थर्मोस्टेट वॉल्व की पोजीशन ओपन है एंड फ्लो अलाउ द डायरेक्शन टू द फ्लो। जैसे ही लो होगा वो क्लोज हो जाएगी, कोई फ्लो नहीं होगा। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे कीवर्ड डाल दिए ताकि एग्जामिनर को अच्छा लगे पढ़ने में कि ये स्टार्ट, जनरली ये 82 डिग्री पे स्टार्ट होना ओपन है, 70 डिग्री पे स्टार्ट कर देती है ओपन होना, तो 70 to 77 जनरली ये स्टार्ट कर देती है। 82 पे पेट्रोल के लिए ओपन हो जाती है, 88 पे डीजल पे। जितने भी की पॉइंट थे सारे लिख दिए। आपको जो आ रहा है वो लिखो याद, क्योंकि याद सारे नहीं आएंगे, लेकिन जो आ रहा है उसको अच्छे तरह फ्रेम, देखो कहां अंडरलाइन कर रखा है, कैसे एक फ्रेम कर रखा है। राइटिंग अगर बेकार भी बन रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, और एक ही पेन का यूज करो वरना पेपर छूट जाएगा, सिर्फ आपको अंडरलाइन करनी है चीजें। फिर यहां पे इंपॉर्टेंस अलग डाला है ताकि एग्जामिनर को पता लगे जब वो नंबर दे तो सर वर्किंग तो ये हो गई, ये वाली। यहां पे वर्किंग भी हेडिंग डाली जा सकती थी, यहां पे वर्किंग डाल के फिर ये फ्लो चार्ट बनाया जा सकता था, क्योंकि पहले आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया थोड़ा सा, फिर आपने वर्किंग बता दी, फिर आपने इंपॉर्टेंस बता दिए। इंपॉर्टेंस में क्या क्या आ जाएगा, मेंटेन द इंजन टेम्परेचर विद इन द वर्किंग रेंज, जो भी इंजन का टेम्परेचर उसको मेंटेन करती है, बहुत ही मेन है। हेल्प इन स्मूथ वर्किंग, देखो ये वाला पॉइंट ना, स्मूथ वर्किंग, एफिशिएंट परफॉर्मेंस, ये आप बहुत जगह लिख सकते हो, ये आपको सीखना पड़ेगा। दीज थिंग्स यू विल हैव टू लर्न। फिर प्रिवेंट्स एक्सेसिव
नॉकिंग को प्रिवेंट करेगी, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन राइट इन योर मॉडल आंसर। हाउ यू कैन राइट, जस्ट देखो कि कैसे लिखना है। फिर यहां पे एक डायग्राम बना दिया। अगर टाइम है तो आप, अगर टाइम नहीं है तो पेन से भी डायग्राम बना सकते हो, जो पेंसिल रिकमेंडेड है पेंसिल से डायग्राम बनाओ। लेकिन टाइम है या नहीं, वहां पे इतना प्रेशर होता है, तो पेन से ही बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका रहा यूपीएससी का मॉडल आंसर। एक्सप्लेन द वर्किंग आपने पूछा था, तो आपने इस तरीके से आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर विद नीट स्केच डायग्राम। आपको वर्किंग एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले आपने अंडरलाइन कर लिया, सबसे पहले वर्किंग को अंडरलाइन कर लो कि आपको लिखना क्या है पेपर में। हाउ इज मेंटेन द कांस्टेंट। अब ये सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर करता क्या है बेसिकली, इंजन में अगर लोड वेरिएशन हो रहा है तो वो कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करेगा। आप मेरी गवर्नर की वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे होगी तो आप उसको देख सकते हो। अब मैं इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस आपको देखना है कि आंसर लिखना क्या है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको सब कुछ आता है, बट द थिंग इज हाउ यू विल फ्रेम योर आंसर। अब जैसे ही आपने लिखा सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर, तो इसको पता है टू मेंटेन द स्पीड ऑफ द इंजन ड्यूरिंग द लोड वेरिएशन। लोड वेरिएशन होता है, राइट। आपके कभी इंजन में ज्यादा लोड आ रहा है, कभी कम लोड आ रहा है, लोड वेरिएशन हो भी रहा हो, आपको इंजन की स्पीड मेंटेन रखनी है कांस्टेंट, ये सबको पता है। फिर मेंटेन स्पीड बाई रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ द फ्यूल। अब उसने मेन पॉइंट लिख दिया, वो करता कैसे है सर, पहले तो उसने पर्पस लिखा, फिर उसने लिख दिया कि फ्यूल का रेगुलेट करके वो उसको काम करता है। तो इस तरीके से फिर इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल। इसका उन्होंने प्रिंसिपल पूछा था, मेन बात की व्हाट दे हैव आस्क्ड अबाउट द प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल क्या है इसका, वो काम कैसे कर रहा है, तो इसका प्रिंसिपल यही है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बैलेंसिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द ईच फ्लाई बॉल। ये आपकी फ्लाई बॉल होती हैं, ये आपके आर्म्स हो गए दो यहाँ पे फ्लाई बॉल लगी है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये वेट है आपका, ठीक है। ये आपकी ये स्लीव लगी होती है, फिर यहाँ पर जो है थ्रोटल बॉल से अटैच होती है, ठीक है। अब देखो उसमें होता क्या बेसिकली, अगर आप वर्किंग लिखोगे तो मेरी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर की वर्किंग है, पूरा आप उसको देख सकते हो। जनरली अगर इसमें लोड इंक्रीज होगा, अब जाहिर सी बात है कि इंजन में लोड आ रहा है, भाई इंजन में लोड आ गया, आपने कोई इक्विपमेंट अटैच कर दिया, लोड बढ़ गया, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, स्पीड डिक्रीज हो गई। आपको क्या करना है, गवर्नर इसकी स्पीड को अब इंक्रीज कर दे, तो व्हाट इट विल डू, जैसी स्पीड डिक्रीज हो गया, अभी बीवल पिनियन आ रहा है इंजन से, ये इसकी स्पीड डिक्रीज हुई तो इसकी भी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी जिस गियर को कर रहा है रन। जैसी ये स्पीड डिक्रीज होगी, इनकी भी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ये पास पास आ जाएंगी, ठीक है। फ्लाईबॉल क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो ये फ्लाईबॉल क्या हो जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो जैसे ये पास आएंगी तो ये स्लीव लगी होती है, ये थ्रोटल बॉल को ओपन कर देती है और ये यहां से बढ़ जाता है। इसी को इन्होंने टेबल में एक्सप्लेन कर दिया। यहां पर सर लोड बढ़ा, इंक्रीज हुआ, स्पीड डिक्रीज हुई, फ्लाईबॉल डिक्रीज हो गई, फ्लाईबॉल की स्पीड डिक्रीज हो गई, फ्लाईबॉल की स्पीड, जैसे थ्रोटल बॉल फिर ओपन हो गई, फिर आपका ये जो है फ्यूल जो है चला गया। ऐसी अगर हम बात करें इसका मतलब आपकी वर्किंग ये रही और प्रिंसिपल ये रहा। प्रिंसिपल क्या है, बैलेंसिंग और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, क्योंकि एग्जामिनर ने अगर ये पॉइंट पढ़ लिया तो वो समझिए कि बच्चे को आता है। अगर आपके पास टाइम है, यहीं पर एक फॉर्मूला लिख दो, थोड़ा सा डेरिवेशन करके कि हाँ भाई इसका मूवमेंट लेना है, FC इंटू एच करा और ये कर दिया, तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर ही पता लग गई। मतलब दीज आर काइंड ऑफ द इनोवेटिव थिंग्स। कैसे आप टेबल बना सकते हो, कैसे आप डायग्राम बना सकते हो, आपको अंडरलाइन किसको करना है, आपके लिए कीवर्ड क्या है, ये बहुत मैटर करेगा। आंसर सबको आता है, कौन अच्छा लिखेगा वहां पर, ये बहुत मैटर करती हैं चीजें, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन तो हमारे में बहुत ही आसान आते हैं। एक डीजल इंजन है, मैं क्वेश्चन में कुछ सोल्व नहीं करा रहा हूं यहाँ पे डिस्कशन ये है कि आंसर राइटिंग लिखनी कैसे। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, यहाँ पे पढ़ाऊंगा तो मैं अलग, जब हम पढ़ाएंगे तो अलग, लेकिन ये किसके लिए, तो सिर्फ एक वीडियो है ताकि आप थोड़ा मोटिवेट रहो कि लिखना कैसे आंसर, ये थोड़ी आपको जनरल चीजें बताऊं। जैसे क्वेश्चन है, अभी बच्चों वाला क्वेश्चन है, कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले स्टार्ट हो रहा है 20 डिग्री पहले, उस पर ऐड हो रहा है TDC पे, आपको टाइम निकालना है, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो डिस्कस भी नहीं कर रहा है इसको, जस्ट ये तो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। T=, आपको डायरेक्ट लगाना है, थीटा सब कुछ गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू है, इसको भी इतना बड़ा कुछ है नहीं। अच्छा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब मुझे ऐसा लगता है अगर आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हो तो इंजन की दो क्वेश्चन ऐसे हैं, एक तो सर इंजन की वर्किंग और एक वोल्ट टाइमिंग डायग्राम, ये सबको पता होगा। मैं मान के चल रहा हूँ, अगर कोई सेकंड ईयर थर्ड ईयर का स्टूडेंट भी होगा ना तो उसे पता होगा। तो एक काम कर सकते हो आप, वोल्ट टाइमिंग डायग्राम, ये इस क्वेश्चन का आंसर आप पहले लिखो खुद से, और जब आपको लगे कि आपने बहुत अच्छा आंसर लिख लिया, बहुत ही अच्छा, तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो हमारी मेल आईडी पे, इंक्वायरी गेट फॉर ऑल, ENQUIRYGATEFORALL, इंक्वायरी गेट फॉर ऑल @gmail.com पे मेल कर सकते हो। लेकिन मेल तभी करना
जब आपको लगे कि आपने एक अच्छा आंसर लिख दिया, फिर हमारी टीम जो है उसको रीचेक करके देगी। लेकिन रीचेक करके तभी देगी जब आप 7 दिन के अंदर मेल करते हो। आज तारीख है 25 दिसंबर, तो 1 जनवरी तक जो भी बच्चे हमें मेल करेंगे इसका, उसको आपको एक रीचेक मिल जाएगा। रीचेक मतलब हम करके देंगे कि आपके 15 में से कितने नंबर आए हैं इसमें। देख रहे हो कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है। लाइक अब वोल टाइमिंग डायग्राम पूछ लिया आपसे, क्योंकि जो क्रिएटिव है ना, जो लिखने की स्किल है, द आंसर राइटिंग स्किल, वो आप में जब तक खुद से डेवलप नहीं होंगे। और दूसरा काम, अगर राइटिंग स्किल में कभी भी कर रहा है, अपने नाम पर 150 वर्ड का 2 पेज लिख डालो, तो आप में इतना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब मैंने अपने पेज पर अपने नाम पे लिख दिए 2 पेज, फिर ये क्या है, ये तो है तो टेक्निकल चीज ही ना, ये है तो टेक्निकल चीज ही। जब मैंने उस पर 2 पेज लिख दिए तो इसमें क्या है। अब वोल टाइमिंग डायग्राम आपको पता है, वोल टाइमिंग डायग्राम बेसिकली होता है, इट शोज द एक्चुअल टाइम ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द वोल विद रिस्पेक्ट टू द क्रैंकशाफ्ट रोटेशन। जो क्रैंकशाफ्ट तुम्हारी घूम रही है उसके रिस्पेक्ट में इनलेट वोल का ओपन होगी। जैसे इनलेट वोल ये टीडीसी है सपोज करो, और ये आपका ये है। इनलेट वोल टीडीसी पे ओपन होनी चाहिए, बीडीसी पे क्लोज होनी चाहिए, लेकिन ये टीडीसी पे ओपन ना होके उससे कुछ पहले ओपन होती है, 5 डिग्री पहले। तो ये 5 डिग्री पहले ओपन हुई, फिर ऐसे, फिर 30 डिग्री बाद क्लोज हुई, फिर ये दोनों से क्लोज। ये बच्चों वाली चीजें मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना कैसे है। तो इफ यू सी, जैसे आपके पास वोल टाइमिंग डायग्राम है, वोल टाइमिंग डायग्राम क्या बताता है, इट शोज द एक्चुअल टाइम ऑफ द ओपनिंग एंड द क्लोजिंग ऑफ द वोल विद रिस्पेक्ट टू द क्रैंकशाफ्ट। ठीक है, सबसे पहली लाइन आपने ये लिख दी। फिर आपको पता है इनलेट वोल कब ओपन होती है टीडीसी पर, कब क्लोज होती है बीडीसी पर। अब उससे पहले ओपन हो रही है, तो उसके लिए एक टेबल बना सकते थे। यहां पे इन्होंने टेबल नहीं बनाई, यहां पे एक टेबल बनती थी। अगर आप मॉडल आंसर पूछोगे तो क्या होगा सर, यहां पे एक टेबल बना सकते हो। कैरी टेबल रहेगी, एक मिनट, हाँ यहां पर इस स्लाइड में, ठीक है। कैसी टेबल रहेगी, ये आप टेबल बनाते हैं यहां पर, ये ठीक है, टाइम बिफोर टीडीसी। ठीक है, तो 5 डिग्री पहले जो है इनलेट वोल ओपन हो जाती है जनरली, इफ यू सी ये 5 डिग्री पहले ओपन होती है, और जो वो है वो 30 डिग्री बाद जो है क्लोज होती है। तो ये 30 डिग्री बाद क्लोज हो गई। एग्जॉस्ट वॉल्व जो है अपने से 40 डिग्री पहले ओपन हो जाती है, 40 डिग्री पहले, और ये 5 डिग्री। तो अगर आपने ये टेबल भी बना दी होती तो एग्जामिनर समझ जाता कि आप बिल्कुल सब चीजें बोल रहे हो। अब बेसिकली हो कह रहा है, सपोज करो टीडीसी है, तो इनलेट वॉल यहाँ पे ओपन होनी चाहिए थी, यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए थी, लेकिन वो टीडीसी से पहले ही ओपन हो जाती है। ये इनलेट वॉल ओपन हो गई, ये आपका सक्शन स्ट्रोक है। फिर कंप्रेशन में फिर ये यहाँ पर 30 डिग्री बाद क्लोज हो रही है, मतलब ओपन भी पहले हो रही है, क्लोज भी बाद में हो रही है। तो यही ये दिखा रहा है, तो यही ये दिखा रहा है कि 5 डिग्री पहले ओपन हुई, फिर 30 डिग्री बाद क्लोज हुई। फिर आपका यहाँ से कंप्रेशन स्ट्रोक चलो, दोनों बंद है, फिर इसको अलग उससे दिखा दो, फिर ये कंप्रेशन है, दोनों बंद है। फिर एग्जॉस्ट, फिर आपका ये एक्सपेंशन है, दोनों बंद है। फिर आपका एग्जॉस्ट स्टार्ट होगा, ये 40 डिग्री पहले ही ओपन हो गया, ये ऐसे करके, और फिर ऐसे हो रहा है। तो बेसिकली जितना आप इनोवेट कर सकते हो, अब इन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा लिख दिया है कि इसको अंडरलाइन कर दिया, 5 डिग्री बिफोर टीडीसी एंड 30 डिग्री आफ्टर बीडीसी। ये आपको अंडरलाइन करना है। ऐसी एग्जॉस्ट वॉल ओपन 40 डिग्री बिफोर बीडीसी और 5 डिग्री। और देखो ये मिस्टेक्स होंगी, जब आप लिखोगे तो कटेगा भी वहां पर, डरो मत किसी चीज से, डरना नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टाइम, जितना आप लिख सकते, आपकी कॉपी बात कर रही है एग्जामिनर से, और इतना कम टाइम होता है ना, फुल सेंटेंस बनाने का टाइम नहीं होता वहां पे, जो पूरे सेंटेंस लिख रहे हो, थ्योरी लिख रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, कौन पढ़ेगा उसे। जब एग्जामिनर का पढ़ने का ही मजा नहीं आएगा तो पढ़ेगा ही क्यों, फिर क्या फायदा हुआ उस चीज का। तो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी है कि कैसे आपका होगा। इसका सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। डिस्क्राइब द ऑक्यूरेंस ऑफ द इवेंट इन अ 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन इन टेबुलर फॉर्म हैविंग द स्टैंडर्ड फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर अगर आपका स्टैंडर्ड है तो उसके लिए आपका कैसे ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट रहेगा पावर स्ट्रोक का। सेकंड क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा था कि हमें ऑक्यूरेंस ऑफ बताने हैं कि अगर आपका 4, देखो सपोज करो 4 सिलेंडर इंजन है, तो कैसे कैसे आपके ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट होंगे, उसमें जो पावर स्ट्रोक के आपके इवेंट होंगे वो कैसे होंगे। अब देखो इसमें ऐसे, ठीक है, बहुत सिंपल है। जैसे आपका 4 स्ट्रोक है, आपको पता है फायरिंग ऑर्डर क्या होते हैं आपके, 2 हो सकते हैं सर। एक तो होता है हमारा जनरली देखोगे 1 3 4 2, और एक आपका होता है 1 2 4 3, ये होता है, ठीक है। अब आपको पता है आईसी इंजन में जब वो 720 डिग्री घूमेगा तब वो एक साइकिल जो है पूरी करता है, राइट। तो अगर मैं यहां पे बनाऊं सिलेंडर 1
2 3 4 4 सिलेंडर इंजन के लिए हमें बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में आप अलग से भी आ सकता है, अब हो सकता है 6 सिलेंडर के अलग है, लेकिन 1 2 3 4 के लिए समझ लोगे तो सबके लिए समझ लोगे। आपको पता है जब वो 720 डिग्री घूमती है क्रैंकशाफ्ट, 2 राउंड पूरा करती है, तब आपका एक साइकिल होती है। अब एक साइकिल का फायरिंग ऑर्डर ये रहा। अब चीजें समझ पा रहे हो सर? इंजन का फायरिंग ऑर्डर है, कौन से इंजन का? 2 स्ट्रोक का 4 स्ट्रोक का? सर 4 स्ट्रोक का। ठीक है, 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है? 720 डिग्री घूमेगी तो एक साइकिल होगी। अब 720 डिग्री घूम रही है, यानी 0 से 720 जा रहा है। अब यहां पे सबसे पहले सपोज करो 180 डिग्री गया है 0 से, फिर 180 तो 360 डिग्री गया, 180 डिग्री पे एक स्ट्रोक होता है। फिर आपका ये 540 गया और ये 720 गया, ये हो गया। अब सपोज करो मैं बना रहा हूं पहले इसके लिए 1 2 4 3 के लिए। इसका मतलब क्या है कि पहला जो पावर स्ट्रोक मिलेगा वो आपको कौन से में मिल रहा है? 1 वाले में, यानी सिलेंडर 1 में। ये रहा तो पावर सर, ये रहा पावर आपका मिल गया पहले वाले में। अगला कब मिलेगा? सेकंड में पावर। अब आपको पता है सेकंड स्ट्रोक यहां पर आएगा, पावर ये रहा तो पावर ये रहा। थर्ड में सर पावर 4 में होगी, मतलब थर्ड ये वाला है, ये वाला पावर कहां है? 4 में, सर ये रही पावर। फोर्थ वाला सर पावर 3 में होगी, फोर्थ वाला कहां है? ये रहा, पावर कहां होगी? 3 में। मतलब अब ये क्या दिखा रहा है? देखो ये 180 था, ये 360 था, ये 540 था और ये 720 था। ये आपका सीक्वेंस था। अब आपको ये तो बच्चों को पता है कि सक्शन होता है सबसे पहले, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर होता है और फिर एग्जॉस्ट होता है। ये इंजन के 4 स्ट्रोक होते हैं, इनका सीक्वेंस चेंज नहीं हो सकता, पर ये एक ही सिलेंडर के होते हैं। अब इसी को भर दो। पावर के बाद क्या आता है सर? एग्जॉस्ट। पावर के बाद क्या आता है? एग्जॉस्ट। इसके बाद देखो सीक्वेंस देखो, पावर का एग्जॉस्ट, फिर सेक्शन कंप्रेशन, मतलब यही चल रहा है। तो पावर यहां पे एग्जॉस्ट आ जाएगा, फिर अगले में फिर क्या आ जाएगा? सेक्शन कंप्रेशन। बस भर दिया। ये वाले का फिल कर लिया था, अब सेकंड वाले का करते हैं। सेकंड वाले का देखो, ये आपका सेकंड में पावर आ गया, पावर है। पावर से पहले क्या है? देखो लो, जैसे मर्जी भर लो, पावर के बाद से भरना, पावर से पहले। पावर से पहले क्या रहा होगा? कंप्रेशन, तो यहां पे कंप्रेशन भर दिया। ये पावर के बाद क्या रहा होगा सर? एग्जॉस्ट। क्योंकि ये थोड़ा चेंज होगा, ये सक्शन होगा, मतलब ऐसे चल रहा है, सक्शन कंप्रेशन पावर एग्जॉस्ट, बहुत सिंपल। ऐसे ही यहां पे पावर है थर्ड में, ये रहा सर पावर। पावर से पहले क्या रहा होगा? कंप्रेशन। उससे पहले क्या रहा होगा? सक्शन। उससे पहले क्या रहा होगा? एग्जॉस्ट। ये चल रहा है, सक्शन कंप्रेशन पावर और फिर एग्जॉस्ट। वही है, कुछ नया नहीं है, वही सीक्वेंस है। बस आप ऊपर नीचे देख रहे हो। अब ये पावर यहां पर है, तो इससे पहले कंप्रेशन रहा होगा, देख लो। ये थोड़ा ना चेंज होगा, सबसे पहले सक्शन होता है, फिर कंप्रेशन होता है, पावर एग्जॉस्ट। इनका सीक्वेंस सब में सेम रहेगा। तो पावर है, कंप्रेशन है, ये सक्शन है और ये एग्जॉस्ट होगा। ये बन गया। तो इस तरीके से ये आपकी टेबल बन गई पूरी। इफ यू सी, अगर आप देख पा रहे हो तो ये आपकी टेबल होती है पूरी। क्या होती है? एक मिनट, ठीक है। तो ये आपकी पूरी टेबल है। इसी को हमने 1 2 4 3 के लिए, अगर कोई 1 3 4 2 के लिए बनाना चाहता है कि पहला यहां पर होगा, फिर अगला वाला थर्ड में होगा, फिर अगला वाला 4 में होगा और फिर 2 में होगा। सबसे पहले पावर को भर लो, फिर उसके हिसाब से अपना अपना वो कर लो, फिल कर लो। तो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू कैन डू। ठीक है, थोड़ा डिस्कशन भी करते, थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है। अब मुझे ऐसा लगता है अगर आपको बोल दिया जाए सर डीजल इंजन की 4 स्ट्रोक वर्किंग एक्सप्लेन करो, अब कौन नहीं कर पाएगा भाई? इसमें क्या होता है? इसमें आपको एक ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल का डायग्राम बनाना है। डीजल साइकिल यहाँ पे डायग्राम बना लो, डीजल का पूछा है तो किसका पूछा है? डीजल का ही पूछा है ना। 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल, डीजल साइकिल का डायग्राम बना दो। सक्शन स्ट्रोक है, कंप्रेशन है, फिर आपका एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट है, उनके बारे में एक्सप्लेन कर दो। कौन नहीं कर सकता इसको? अब ये तो भाई आपकी आर्ट है कि आप कैसे लिखते हो चीज़ों को, ये बहुत मैटर करेगा। आप कैसे एग्जामिनर को बोल रहे हो। जैसे मॉडल आंसर एक बच्चे ने फ्लो चार्ट बना दिया, सर पहले आपकी चार्ज एयर अंदर आ रहा है, स्टेप 1 हो गया, फिर एयर कंप्रेस हो रही है, कंप्रेशनिस्ट होगा, इन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर भी मेंशन कर दिए ताकि टीचर को अच्छा लगे। फिर यहाँ पे फ्यूल इंजेक्शन हो गया, फ्यूल इंजेक्शन का प्रेशर मेंशन कर दिया यहीं पर, फिर इग्निशन हो गया, फिर आपका एग्जॉस्ट हो गया। फिर यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है पहले ऑटो साइकिल क्या होती है कि द कंबशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, ये आपका आईसी इंजन होता है, और साइकिल इज कंप्लीटेड इन द टू रिवोल्यूशन ऑफ द स्ट्रोक। थोड़ा यहाँ पे एक्सप्लेन करा, थोड़ा जो भूमिका है, भूमिका जिसको बोलते हैं ना, कि आपके क्वेश्चन की भूमिका बन जाए, इंट्रोडक्शन बेस बन जाए। यहाँ बेस बनाया, यहाँ पे अपना इनोवेटिव स्टार्ट, अपनी करामात स्टार्ट कर दो। डायग्राम बनाओ, फ्लो चार्ट बनाओ, सब कुछ बनाओ, ऐसा बनाओ कि सबसे ज्यादा नंबर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को ही मिले।
ये ध्यान रखो भाई, कंपटीशन वर्सेस ब्रांच है यहाँ पर। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की ब्रांच अलग है, सिविल इंजीनियरिंग वो अलग कंपीट कर रहे हैं आपसे। ऑप्शनल वर्सेस ऑप्शनल है ये गेम। अब यहाँ पे एक अब बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेक्शन कंप्रेशन पावर, इसको भी और इनोवेटिव तरीके से कराया सकता था कि इनलेट वॉल एग्जॉस्ट वॉल, जितना आप अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छा करो। फिर यहाँ पे थ्योरेटिकल का डायग्राम बना दिया कि सर यहाँ पे ये सेक्शन हो रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है, फिर फ्यूल इंजेक्शन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, फिर आपका ये। मैं अब ये एक्सप्लेन नहीं करूंगा चीजें हो कैसे रही है, फिर यहाँ पे प्रोसेस डिफाइन कर दी। आपको लिखना कैसे है, तो आप इसका आंसर भी हमें मेल कर सकते हो। आप इंक्वायरी GateForAll@gmail ENQUIRY GATEFORALL @gmail, कोई स्पेस नहीं है, ये मेल कर दो, इसको भी हम रीच चेक करेंगे। लेकिन उन्हीं बच्चों का चेक होगा जो 1 तारीख तक करते हैं। तो क्वेश्चन दिखाना कितने आसान है, लेकिन आपको कैसे लिखना है। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है IFS मेन 10 मार्क्स का, मतलब 2-2 मार्क्स के हैं। अब इन्हें ज्यादा टाइम नहीं देना, जल्दी 3 लाइनें भरी अगला बढ़ गया, 3 लाइनें भरी अगला, 3 लाइनें भरी अगला, 4 लाइनें भरी अगला, बस जल्दी जल्दी लिखा, क्योंकि पेपर आपको टाइम पे भी कंप्लीट करना है। मेन चीजें लिखी, बस फॉर्मूला लिख दिया, थोड़ा सा लिख दिया, पॉइंट में लिखो, पूरी लाइन लिखनी ही नहीं है, पॉइंट वाइज। जैसे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, इट्स अ रेशियो ऑफ थ्योरेटिकल वॉल्यूम ऑफ द एयर, ये भरा। देखो इस बच्चे ने जल्दी भर दिया है, बहुत दिमाग लगाया है, फॉर्मूला लिखा, कोई नहीं लिखा डेफिनेशन, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा, बड़ा आगे बस। फिर यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी इफेक्टेड बाय भी लिख दिया, एयर फ्यूल रेशियो, इनटेक वॉल्यूम, फ्यूल, जो फॉर्मूले में उसको दिख रहा है सब चीजें लिख दी यहाँ पर। फिर यहाँ पे लिख दिया कि कैसे बढ़ाते हैं टर्बो चार्जर, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मॉडल आंसर है कि आपको कितनी चीजें इससे याद रहती हैं। फिर जैसे ऑक्टेन नंबर थोड़ा ना पूरा बैठ के लिखोगे। और ऑक्टेन नंबर क्या होता है सर, 2 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक आइसो ऑक्टेन होता है, एक नॉर्मल हेप्टेन होता है। आइसो ऑक्टेन की कितनी परसेंटेज है उन दोनों के कॉम्बिनेशन में, यही आपको ऑक्टेन नंबर बताता है। फिर यहाँ पे टेबल बना दी कि ऑक्टेन नंबर क्या शो कर रहा है, सर इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉकिंग ऑफ द इंजन, इट शोड द एंटी नॉकिंग फीचर्स। जितना ऑक्टेन नंबर ऊपर होगा उतना ही अच्छा होगा, तो हायर द ऑक्टेन नंबर हायर द एंटी नॉकिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। फिर आपका ये ऑक्टेन नंबर का बना दिया। ISU पूछी थी इंडिकेटेड हॉर्स पावर, सबको पता है, पावर अवेलेबल एट द सिलेंडर, जो पिस्टन पे होती है, सबको पता है। आपके सिलेंडर पे होती है, एक फ्लाई व्हील पे होती है, भाई उन दोनों का रेशियो मैकेनिकल। फिर यहाँ पे इंडिकेटेड पावर का फॉर्मूला लिख दिया। आप देख रहे हो कैसे लिखना है चीजों को, आप कैसे लिख पा रहे हो। फिर 4 BHP के लिए पूछा नहीं है, जल्दी जल्दी पेज भरेंगे और बहुत स्पीड में लिखना है, बहुत ही स्पीड में। फिर डेटोनेशन पूछा है, इसको भी कर दिया। डेटोनेशन क्या होता है, अनवांटेड नॉइस। बिल्कुल अनवांटेड नॉइस एक ऐसा वर्ड है ना, अगर कोई एग्जामिनर को ये दिख जाए तो मतलब बच्चे को पता है डेटोनेशन का है, वो वहीं पे मार्क्स चढ़ा देगा आपके। तो आप ऐसे लिखो कि एग्जामिनर बिल्कुल इंप्रेस हो जाए। आपकी कॉपी आपके एग्जामिनर से बात करेगी, आप नहीं हो नंबर बढ़वाने के लिए वहां पर, सर क्वेश्चन छूट गया चेक होने से, सर यहां नंबर नहीं, वो कुछ नहीं होगा। आपकी कॉपी एक ही बार चेक होगी। मान के चलो एग्जामिनर अच्छा नहीं है, मतलब अच्छे मूड में नहीं है जब वो कॉपी चेक कर रहा है, आपको पढ़वानी है फोर्सफुली, आपकी कॉपी पढ़े वो जानबूझ के। तो जितना डायग्राम बना सकते हो, जितना कम टाइम लगे, पॉइंट वाइज लिखो, ऐसा लिखो कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वालों को ज्यादा नंबर मिले, एक ही पर्पस होना चाहिए। फिर यहाँ पे लिख दिया पूरा कि भाई सडन इंक्रीज होता है प्रेशर में, ये पूरा एक एक्सप्लेन कर रखा है चीजों को। फिर इग्निशन डिले क्या होता है, अब इग्निशन डिले क्या होता है, जब आपने फ्यूल इंजेक्शन करा है और जो कंबशन आपने फ्यूल इंजेक्ट करा, क्या इंजेक्ट करते ही कंबशन हो जाएगा, नहीं। तो जैसे ही स्टार्ट, कंबशन का स्टार्ट और फ्यूल इंजेक्शन, उनके बीच का गैप ही आपका इग्निशन डिले। तो अब सिर्फ एक ही लाइन लिखनी थी इसमें, टाइम पीरियड बिटवीन द फ्यूल इंजेक्शन एंड द कंबशन, ये लिखा है इग्निशन डिले। फिर यहाँ पे एक डायग्राम बना दी कंबशन का, जो बेसिक डायग्राम होता है, ये क्रैंक एंगल प्रेशर का है, ये कंबशन का डायग्राम होता है, ये ए और बी दिखा है, इनके बीच का डिफरेंस ही आपका इग्निशन डिले है। ए पे आपका फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है, बी पे आपका कंबशन स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही आपने प्रोसेस बनाई, फिर यहाँ पे एक और डायग्राम बना दिया, क्योंकि ये है क्रैंक एंगल वर्सेस प्रेशर का, ये है आपका क्रैंक एंगल और रेट ऑफ हीट रिलीज का। ये डिस्कस अगर हम डीप में पढ़ोगे तो आप ये डायग्राम देख सकते हो। पर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं कि डीप के क्वेश्चन आते हैं, आप जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाओ, ये सब चीजें हेल्प करती है डायग्राम क्वेश्चन को फ्रेम करने में एक। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन द CI एंड द SI इंजन। अब पता कौन नहीं कर सकता इसको। अब कंप्रेशन इग्निशन और स्टोक इग्निशन, स्पार्क इग्निशन के बीच में डिफरेंस कौन नहीं बताएगा। सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर फिर से भी आया था, थर्मल एफिशिएंसी, मैकेनिकल। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, आपको लिखना आना चाहिए। अब जैसे डीजल साइकिल का दिखा, ये तो आपको पता है, ये पूरा पता है बच्चे को। मुझे ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सबको पता है क्या फ्यूल टाइप होता है। अब ऐसा ही इंजन क्या होता है, स्पार्क इग्निशन इंजन, जो ऑटो साइकिल पर होते हैं। ये इस वीडियो का मतलब आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बहुत ही स्पीड में आ रही है, ये सिर्फ ये बता रही है कि आप मोटिवेट रहो, पेपर कैसा आता है,
कैसे आपको लिखना है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, आप कैसे चीजों को कर सकते हो। चार्ज क्या रहेगा आपको पता है, ऑटो साइकिल में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर आता है, डीजल साइकिल में सिर्फ एयर आती है। सबसे पहले ही आपने लिख लिया था कि साइकिल कौन सी होती है, भाई स्पार्क इग्निशन इंजन में ये आपकी ये होती है, फिर ये होती है। फिर सप्लाई ऑफ द फ्यूल कैसे होता है, यहाँ पे इंजेक्टर होता है, यहाँ पे वेंचुरी मीटर के थ्रू आपको कंट्रोल करते हैं। फिर मेथड ऑफ द इंजेक्शन कैसे होता है, जो कंप्रेशन है वो कैसे होगा, यहाँ पे हीट ऑफ कंप्रेशन से होता है, यहाँ पे आपका स्पार्क प्लग से होता है। तो जितनी भी चीजें हैं, फिर आपको रीडिंग पता होनी चाहिए कि इसका प्रेशर कितना होता है, इसका प्रेशर। अब आपको पता है स्पेसिफिक फ्यूल जो कंजम्पशन होता है वो ऑटो साइकिल का एसआई इंजन का ज्यादा होता है, तो 200 से ज्यादा, 200 मैंने बताया था, तो 200 से कम ये याद नहीं है, 200 से 40 घटाया, 240 बढ़ा दिया, इतना लिख दो। फिर नॉइस लिख दो, जो भी आपको चीजें समझ में आ रही है सब लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि इसी चीजों के तो नंबर है। और ये तो मान के चल रहा हूँ बच्चे बच्चे को पता होगा, इसमें क्या है भाई ऐसा। ऑक्टेन नंबर अभी पढ़ा था, ऑक्टेन नंबर डीजल, ये नंबर ऑक्टेन नंबर आपको ऑटो साइकिल में हो गया, ये आपका इसमें हो गया। ये नोकियन कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, इग्निशन क्वालिटी दिखाता है। ये आइसो ऑक्टेन होता है डिवाइड बाय आइसो ऑक्टेन प्लस एन हेप्टेन, ये आपका C10 होता है। C10 ये मैं तो डिस्कस नहीं कर रहा, इसके डिस्कस के लिए तो मेरी फ्यूल सप्लाई सिस्टम की वीडियो है, देख लो उसे पूरा, कौन मना कर रहा है। यहाँ तो बता रहा हूँ कि लिखना कैसे, तो पॉइंट वाइज लिखना है। बिल्कुल उन्होंने डिफरेंस पूछा ना, डिफरेंस ही लिखना है, ऐसे नहीं लिखना कि ऑक्टेन नंबर अलग बता रहे हो डीजल, पॉइंट बनाए डिफरेंस में लिखा और काम खत्म। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इफेक्टिव वे में लिखा अपना, और सारे पॉइंट लिख डाले जल्दी जल्दी। फिर आपकी थर्मल एफिशिएंसी पूछी है, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, लो इससे आपका हाई में आता है तो आपकी थर्मल एफिशिएंसी होती है। इंडिकेट थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ऐसे करके आपको अपने पॉइंट में लिखना स्टार्ट करना है। अब आपको पता है थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, भाई फ्यूल पावर के रिस्पेक्ट में किसी पावर का रेशियो क्या होता है आपका, इन थर्मल एफिशिएंसी होता है। लाइक इंडिकेटेड निकालना है तो इंडिकेटेड पावर डिवाइड बाई फ्यूल पावर, ब्रेक निकालना है ब्रेक पावर डिवाइड बाई फ्यूल पावर। तो इस तरीके से आप करते हो, मैं डिस्कस नहीं कर रहा है इसको, मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर आप खुद से भी एक मॉडल आंसर बना लोगे अपने, और पिछले 20 साल के अगर आप मॉडल आंसर को अपने देख लो, खुद से लिखे हो, तो बहुत ही आसान है इसकी प्रिपरेशन करना। जब प्रिपरेशन कर रहे हो तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करो। आप ये नहीं कर सकते ये तो मुझे आता है मैं कर दूंगा, वो नहीं होगा। फिर इतना लिखो कि हाथ टूट जाए, टूट जाने चाहिए हाथ। ठीक है, इसमें इतना ही है। मैं फिर से वही, यूपीएससी का मतलब क्या है कि लाइन में लगकर काम करना है या लाइन आपके लिए लगे, ये मोटिवेशन होना चाहिए।